अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो ने रचा नया इतिहास। पहले सौर मिशन में अंतिम कक्षा में स्थापित हुआ आदित्य L1 लैंग्वेज 1 बिंदु पर हेलो ऑर्बिट कक्षा से करेगा सूर्य का अध्ययन। प्रधानमंत्री ने दी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शंकर आद्या को देर रात किया गिरफ्तार। फरार टीएमसी नेता शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। कल राशन घोटाला मामले में छापे के दौरान ईडी की दूसरी टीम पर हुआ था हमला। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की दूसरी चार्जशीट में भूपेश बघेल का फिर आया नाम। आरोपी ने बघेल को पैसे देने की कही बात। एसआईटी ने मामले में मुंबई से की पहली गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप पर विचार विमर्श। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ पहल के 500वें केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। शिक्षक की भूमिका में महिलाओं के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। बांग्लादेश में कल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। भारत से चुनाव आयोग के 3 सदस्य पहुंचे ढाका। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिलाया निष्पक्ष चुनाव का भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो ने नया इतिहास रच दिया है। अपने पहले सौर मिशन में आदित्य L1 अंतिम कक्षा में स्थापित हो गया है। अब आदित्य L1 लैंग्वेज 1 बिंदु पर हेलो ऑर्बिट कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने लिखा, मैं पूरे राष्ट्र के साथ इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करता हूं। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर आदित्य L1 की सफलता पर अपने पोस्ट में लिखा कि मून वॉक से लेकर सन डांस तक भारत के लिए यह साल शानदार रहा। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में टीम इसरो द्वारा लिखी गई एक और सफलता की कहानी। सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, यह एक महान उपलब्धि है और चंद्रयान की तरह यह भी हमारे लिए गौरव का क्षण है। You know, last time I came here, I went to the IISS, that Institute of Space Science Technology. So I've seen the space program for many years. I've been myself earlier member of Space Commission. I think a moment of great pride for us. Just like Chandrayaan was, you know. So thank you. इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धि पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ से खास बातचीत की हमारी संवाददाता आयशा खानम ने। इसरो की अहम उपलब्धि, पूरे देश ने आज इसरो के साथ आदित्य L1 के साथ सूर्य नमस्कार कर दिया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक जुबिलेंट टीम है इसरो की, और इसरो के चेयरमैन सोमनाथ जो हैं वो हर बार एक कामयाब मिशन सक्सेसफुल करते रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया और आप लोगों को मुबारकबाद दी है। सर, ये बताइए कि ये मिशन जो है देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व में इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी एक वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाना जा रहा है, तो इसको कैसे जोड़कर देखेंगे आप? हमारे सभी साइंटिफिक मिशंस जो एक ये और पूरे
धरती के लिए है, पूरे नेशंस के लिए है। ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन है साइंस कम्युनिटी के लिए। सो हमने ये डाटा जो मिलता है ये पेलोड से हम उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर इसका टेस्टिंग पीरियड कुछ भी है, उसके बाद सभी को मिलेंगे। उससे जो फायदा होगा कि सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इस फायदा तो पूरा नेशंस के लिए होगा। पिछले कुछ सालों में हमने देखा स्पेस क्षेत्र जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके आप लोगों के साथ जुड़े रहे, तो ये जो तेजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और भारत आत्मनिर्भर की एक मिसाल कायम कर रहा है, तो इस मिशन में भी हमने देखा आत्मनिर्भर की जो एक कामयाबी यही डिजाइन इसका बहुत उपलब्धि है। इस आदित्य L1 मिशन जो हमने प्लान किया है, ये सिर्फ हमारा ही प्लान है, किसी का और नहीं का किसी का नहीं प्लान है। इसमें जो पेलोड्स है 7 पेलोड्स होते हैं, सभी हमने बनाया, भारत में ही बनाया। हमारे इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूट्स और इसरो के सभी साइंटिफिक ऑर्गन लैब्स जिन्हें जुड़ा के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया, कैलिब्रेट किया, मैन्युफैक्चर किया। हमने कोई आउटसाइड सपोर्ट नहीं लिया इसके लिए। आत्मनिर्भर इसमें एक बहुत ही एग्जाम्पल है। आगे के मिशंस के लिए कितनी तैयारी है इसरो की टीम? हम जो करते रहते हैं हमारे काम, हमारे जो विजन दिया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, बड़ा लक्ष्य आज हमारा ये गगनयान प्रोग्राम, तो उसका पूर्ति होना, उसको हमारे जो पहले जो भारतीय है उसमें स्पेस में भेजना, वापस सेफ लैंडिंग करना, उसके बाद उसको कई मिशंस के आगे चलाना। हमको फाइनली 2040 में चांद में भी उनको जुड़ाना है। How happy are you? How satisfied are you? Very happy, of course, very satisfied. कामयाबी के जो झंडे इसरो ने लगातार बुलंद करते रहे हैं, भारत को न केवल इसी देश में न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को कई मिशंस की कामयाबी देता रहा है। कैमरामैन बालू के साथ आयशा खानम, DD न्यूज़, बैंगलोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में चल रहे पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप पर विचार विमर्श है। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ महानिरीक्षक सम्मेलन का आज दूसरा दिन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। उनके साथ हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। आज 4 मुद्दों पर खास चर्चा हो रही है, जिसमें सबसे पहले है खालिस्तान का मुद्दा, जिस पर NS अजीत डोभाल अपना प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी और जो 3 नए कानून बनाए हैं सरकार ने, क्रिमिनल लॉज, उन पर भी चर्चा होगी। और ये 3 लॉज जो हैं वो विक्टिम सेंट्रिक हैं। और आखिर में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुद्दा, जिस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी अपना प्रेजेंटेशन देंगे। आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि तमाम जो 4 मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी खुद इस बात का द्योतक है कि ये कॉन्फ्रेंस देश के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैमरामैन संजय जैना और मुकेश के साथ मैं विशाल बरिस्टो, DD न्यूज़, जयपुर। हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ पहल के 500वें केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हुए। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज भारत की यात्रा बहुत दूर तक चली गई है और हम विश्व की 5वीं महाशक्ति बनकर उभरे हैं। आज भारत की यात्रा बहुत ऊपर चली गई है। आज वो भारत नहीं है जो दुर्बल था। आज हम दुनिया की महाशक्ति हैं। हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा है, कनाडा को पीछे छोड़ा है, फ्रांस को छोड़ा है और हम 5वीं महाशक्ति बन गए हैं। ये आपकी बदौलत है, आपके प्रयास की वजह से है। और कुछ ही साल बाकी हैं। 5-6 साल में हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे।
कार्यक्रम में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जीवन में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। टीचर एक जीवन धर्म है और इस जीवन धर्म को निभाने वाली मेरे ऐसे 500 टीचर्स में से 95% से ज्यादा महिलाएं हैं। यानी कि मेरी बहनें आज टीचर के रूप में काम कर रही 95%। और इन 9000 बच्चों में भी 48% से ज्यादा बेटियां हैं और 51 कुछ % बेटे हैं। सर, ये जितने कार्यक्रम चलते हैं, चाहे अस्पताल हो, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, इसमें 85% जिनको नौकरी मिली है, डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन या बाकी, ये महिलाएं हैं। और हमारा जो एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम है, इसमें 90% टीचर महिलाएं हैं। ऐसे जो आपको जीवन के लिए अलग अलग कार्यक्रमों में सिखाया जाता है, वो महिलाएं हैं। हमारे सांसद खेल महाकुंभ में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे भाग ले रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारतीय विचार केंद्र की ओर से आयोजित तीसरी पी परमेश्वरम जी स्मृति व्याख्यानमाला में शामिल पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले पी परमेश्वरन को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने देश की महान विभूति बताते हुए कहा कि उनका पारंपरिक रामायण पाठ को पुनर्जीवित करने में और जेएनयू कोर्ट के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। He led effort, a very successful effort for readings during the Ramayana Masa, and that is something with which I could resonate. The other was I've learned he was a member of the court of JNU, which is a university where I had studied. And I found that to be a very interesting association as well. विदेश मंत्री ने रामायण को महान काव्य बताते हुए कहा कि लोग जीवन में इसको अपने अपने परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल है। चार्जशीट में नाम आने के बाद अब भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहिल गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम शामिल है। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि असीम दास ने पूछताछ में ईडी को बताया कि यह पैसा हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भेजा गया था। असीम दास ने पूछताछ में ईडी को बताया कि महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर्स की तरफ से भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस मामले में पहले गिरफ्तारी की गई है। मुंबई पुलिस ने दीक्षित कोठारी को गिरफ्तार किया है। वहीं राशन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी कर रही है। फरार टीएमसी नेता शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हमले का शिकार हुई ईडी की टीम पर उल्टा पश्चिम बंगाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस का आरोप है कि बिना नोटिस के छापेमारी की कोशिश क्यों की गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जाने के डर से एजेंसियों पर हमला करते हैं। मैकेनिज्म में प्रजातंत्र में विशेष करके सरकारी एजेंसी अपने काम करते हैं, उनको निर्विघ्न काम करने देना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ इलाका में जो लोग अकंठ भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं, जिनको कानून को कोई सम्मान नहीं है, जो जेल जाने के जिनके मन में डर है, वो एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं, एजेंसियों के ऊपर हमला करते हैं। मैं उसको कठोर से कठोर शब्द में निंदा करता हूं। पश्चिम बंगाल में ईडी पर हुए हमले पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में अराजकता के माहौल के पीछे राज्य सरकार और पुलिस की
मिलीभगत का आरोप लगाया। देखिए, संदेशखाली में जो घटना घटी है, सारे हिंदुस्तान में कहीं इस तरह की घटना नहीं घटती। आज दरिंदों को कितना हिम्मत जुटा पाए, इसका एक जगजाहिर नजीर संदेशखाली में हम सब देख रहे हैं। संदेशखाली की घटना ये साबित करते हैं कि इस सूबे में सत्तारूढ़ पार्टी और पुलिस बल दोनों के बीच जो गहरा ताल्लुका, जो संबंध, इसका इजहार इस तरीके की भयंकर घटना, ये नापाक जो रिश्ता सत्तारूढ़ पार्टी के साथ पुलिस बलों की है, ये जाहिर होते हैं संदेशखाली की घटना की बदौलत। बांग्लादेश में कल होने वाले 12वें संसदीय चुनावों से पहले बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल अवल ने कहा कि हम एक विश्वसनीय चुनाव भागीदारी और चुनाव के परिणामों की निष्पक्षता और स्वीकार्यता में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि चुनाव को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए। कल होने वाले बांग्लादेश के राष्ट्रीय चुनाव में 11 करोड़ 9 लाख मतदाता 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। We already introduced EVM and our EVM machines were excellent. Compared to Indian ones, our ones were much better. It was very difficult for us to take the political parties on board that EVM machine is a unique machine. So truly speaking, from the very bottom of my heart, I say, in future, if EVM, we have to resort to EVM, or if India invents some sort of electronic voting system, we have to go for that. नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने आज एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का दौरा किया। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने नौसेना प्रमुख को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एनसीसी कैडेट्स के बेहतर प्रदर्शन के लिए नौसेना प्रमुख ने उनकी सराहना की। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार शनिवार को दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर पहुंचे। यहां उन्हें एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और नौसेना प्रमुख ने गार्ड का निरीक्षण किया। इसके बाद एडमिरल आर हरिकुमार ने फ्लैग एरिया में देश भर के निदेशालयों के बारे में जाना। उन्होंने एक तरफ जहां हॉल ऑफ फेम का दौरा किया, तो वहीं नेवल कैडेट्स द्वारा तैयार शिप मॉडल देखकर काफी प्रभावित हुए। कैडेट्स को संबोधित करते हुए नौसेना प्रमुख ने अनुशासन के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एनसीसी कैडेट्स की सराहना की। This event is not merely an assembly of cadets, it's a convergence of aspirations, values, hopes, ambitions, ideas and enthusiasms of the bright young minds and what it portends for Bharat as a nation and for Bharat's destiny in the future. Over the last 1 year, about 350 NCC cadets have joined the Navy as Agniveers. We are looking forward to many more of them joining in the coming years. देश के अलग अलग निदेशालयों के एनसीसी कैडेट्स ने नौसेना प्रमुख के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए, जिन्होंने सभागार में एक अलग ही समा बांध दिया। नौसेना प्रमुख ने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कैडेटों के बेहतर प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना भी की। उन्होंने बताया कि इस साल अग्निवीर के अंदर नौसेना में 350 कैडेट शामिल हुए हैं। कैमरामैन प्रमोद कुमार और सुनील राणा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आपको लिए चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या।
अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। आज दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली यात्री उड़ान की शुरुआत की गई, जिसमें 180 यात्रियों ने एक साथ उड़ान भरी। भारत के कई राज्यों के श्रद्धालु भी इस ऐतिहासिक उड़ान के लिए उत्साहित दिखे। और नेपाल से वधु पक्ष के तौर पर 500 से ज्यादा राम भक्त भगवान श्री राम के लिए उपहार के तौर पर भार लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो विवाह में लड़की का घर लड़के के घर को कुछ भेंट देता है। मिथिला में उसी को भार कहा जाता है। भार का मतलब एक लाठी, एक बांस कंधे पर रहता है और उस बांस के दोनों कोनों पर टोकरों में भेंट का सामान रखा होता है। तो ये ऐसे भार लेकर जनकपुर, वीरगंज, मिथिला, ऐसे नेपाल का समाज, राम भक्त समाज 500 की संख्या में। मेरे लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी, इतनी बड़ी संख्या कैसे आई। चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से राष्ट्रीय आय के संबंध में कल जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार निवेश और सरकार के व्यय के कारण खनन, विनिर्माण और वित्तीय सेवा क्षेत्र में वृद्धि होगी, जो समग्र रूप से जीडीपी की वृद्धि दर को तेज करने में सहायक होगी। सरकार का अनुमान है कि निवेश और विनिर्माण में वृद्धि के कारण दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.9% रह सकती है। और भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना के 77 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बीआईएस के मानकीकृत विकास और भवन निर्माण नियम 2023 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का उद्देश्य आयात को घटाकर देश को एक निर्यातक देश बनाना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मंत्री जी का यही काम, कितना जल्दी आयात को घटाएं। हम निर्यातक बने, हम आयातक नहीं, हम याचक नहीं बने, हम निर्यातक बने और मेक इन इंडिया दुनिया भर में छा जाए। ये हमारा संकल्प है और इसलिए संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ने में जहां हमारा खिलौना आयात 52% घटा है और 239% निर्यात बढ़ा है, तो यह हमारी उच्च गुणवत्ता के कारण बढ़ा है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।